नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। क्या कुछ अपडेट आज राज्य सरकार का रहा है, कैबिनेट बैठक से लेकर तमाम कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर, भर्तियों को लेकर आज क्या कुछ बड़ी अपडेट है, विस्तार से इन खबरों पर आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की खबर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 जुलाई यानी कि सोमवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है और ये बैठक 28 से 31 जुलाई तक लगातार 4 दिन चलेगी, जो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश में पहली बार 4 दिन की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर 40 से ज्यादा एजेंडे भी पहुंच चुके हैं, जबकि कई विभागों से एजेंडों के आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम एजेंडे आ रहे हैं। बैठक में आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों को स्पेशल पैकेज का भरोसा दिया था। ऐसे में प्रभावित परिवारों के लिए कैबिनेट में आर्थिक सहायता का ऐलान हो सकता है। कैबिनेट बैठक में शहरी निकाय में आरक्षण रोस्टर को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक सभी 73 नगर निकायों में रोस्टर लगाने के आदेश दे रखे थे, मगर सरकार ने आखिरी मौके पर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि कैबिनेट बैठक में आरक्षण रोस्टर को लेकर फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में सेब खरीद के लिए MIAS के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। ट्रेनी बेस पर रखे जाने वाले कर्मचारियों से संबंधित मामला भी कैबिनेट में आ सकता है। वहीं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी इस मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलेगी। जॉब ट्रेनी भर्ती में 2 साल बाद टेस्ट पर कैबिनेट में चर्चा होगी और इसके अलावा गाड़ियों के स्क्रैप को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। वहीं कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में भर्तियों की मंजूरी भी दिलवाई जाएगी। कुल मिलाकर 28 से 31 जुलाई तक लगातार 4 दिन कैबिनेट की बैठक होगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगातार सरकार ने 4 दिन बैठक बुलाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक में जरूर कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी अब उम्मीद है कि 4 दिन की लगातार इस कैबिनेट बैठक में सरकार कुछ अलग जरूर करेगी। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने आधिकारिक आवास ओक ओवर में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और इस दौरान सीएम सुक्खू ने वन विभाग को कांगड़ा जिले के उपमंडल स्थित दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण का कार्य हर हाल में दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्यान में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी और कांगड़ा जिले में पर्यटन का मुख्य आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए वन विभाग को परियोजना को आकर्षक बनाने के लिए इको टूरिज्म गतिविधियों, तारामंडल, रॉक क्लाइंबिंग व बोटिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी शामिल करने के लिए कहा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर जारी बयान को लेकर कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र मंडी का दौरा करने पहुंचे राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत विरोध कर न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, बल्कि आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाने के कार्य में भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की है। सीएम ने कहा कि भाजपा का यह आचरण मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है और इसमें राजनीतिक रोटियां सेंकना व हिंसक प्रदर्शन करके बाधा डालना पूरी तरह से असंवेदनहीनता है। अगली खबर की बात करते हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े स्तर पर तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियों को देखते हुए ये फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 7,180 रुपए बढ़ाकर 17,820 रुपए से 25,000 रुपए कर दिया है। वहीं रेडियोग्राफर और एक्सरे तकनीशियन का मानदेय लगभग 2
दोगुना कर दिया है। अब इन्हें भी प्रतिमाह 25,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जो पहले 13,100 रुपए था। इनके मानदेय में 11,900 रुपए की बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है। आपको बता दें तो ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 382 पद स्वीकृत है हिमाचल में, जिनमें से 226 पद रिक्त है, जबकि रेडियोग्राफी एवं एक्सरे तकनीशियों के 282 स्वीकृत पदों में से 129 पद खाली है। और कम मानदेय के कारण तकनीकी विशेषज्ञ सरकारी सेवा में आने से हिचकते हैं, और जिससे अस्पतालों में स्टाफ की कमी बनी रहती है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त IAFS अधिकारी डॉक्टर पवनेश कुमार को राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन राशि आज उन्हें मिल गई है, और इस बार काफी देरी से इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिली है। सरकार इस महीने कुल 59 करोड़ रुपए की राशि HRTC को सरकार की ओर से दी गई थी, जिससे उसने अपने कर्मचारियों को वेतन की अदायगी तो कर दी थी, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब पेंशन की अदायगी की गई है। HRTC के रिटायर कर्मचारियों में इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी थी। अगली खबर की बात करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की टीम ने सुमित्रा दास गुप्ता के नेतृत्व में नव अधिसूचित सारापचू संरक्षण रिजर्व के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज 3 करोड़ रुपए का चेक सहायता राशि के रूप में भेंट किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए IBCA का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह धनराशि संरक्षण रिजर्व की प्रबंधन योजना तैयार करने, प्रबंधन समिति के गठन और संबंधित हितधारकों के क्षमता गतिविधियों को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की गाड़ी पर जूता फेंकने, काले झंडे दिखाने व रास्ता रोकने के आरोप में पुलिस ने 57 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने इस संदर्भ में सराज विधानसभा के जंजैहली थाना में 3 FIR की है। वहीं बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया है। मुरारी लाल नाम के व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 351 और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर मंत्री को धमकाने, शांति भंग करने और अपमानित करने का आरोप है। अन्य लोगों पर रास्ता रोकने को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल राजस्व मंत्री 3 दिन के सराज विधानसभा के दौरे पर है। वो आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। बीते कल थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज शिफ्ट करने के बाद बीजेपी ने उनका विरोध किया। जगत सिंह नेगी ने कहा था कि वो वापस आ रहे थे तो एक जगह कुछ लोग नारे लगा रहे थे। अगली खबर की बात करें तो शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतपाल सत्ती ने मंडी जिला के थुनाग से हॉर्टिकल्चर कॉलेज को सुंदरनगर शिफ्ट करने के फैसले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सतपाल सत्ती ने इस कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार आपदा में राहत पहुंचाने के बजाय जख्म देने और भेदभाव की राजनीति करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आपदा आती है, ऐसे में क्या वहां से भी चीजों को स्थानांतरित करेंगे। सतपाल सत्ती ने कहा कि इसके खिलाफ जब लोगों ने मंत्री का विरोध किया तो 60 लोगों पर FIR की गई और उनके परिवारों को प्रशासन आपदा में राहत देने की बजाय प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। अगली खबर की बात करें। हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा निर्धारण को लेकर अपीलकर्ता को राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता दूसरी चयन प्रक्रिया के तहत ओवर एज हो गई थी। न्यायालय ने कहा कि 14 नवंबर 2023 को जब बबीता ने आवेदन किया था तब वो 35 वर्ष की कम आयु की थी। खंडपीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वे उस चरण से पिछली चयन प्रक्रिया को जारी रखें जहां उसे रद्द कर दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय ये ध्यान रखा जाए कि कट ऑफ तिथि विज्ञापन की अंतिम तिथि से देखी जानी चाहिए जो 24 अगस्त 2023 के अधिसूचना के अनुसार 2 नवंबर
2023 है और अधिकारियों की ओर से पिछली चयन प्रक्रिया को रद्द करने का कार्य मनमाना था। अपीलकर्ता ने तुरंत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उसे नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, जहां उसने अपनी योग्यता भी साबित की थी। उसे केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसे ओवरएज घोषित कर दिया है। खंडपीठ ने राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि एक नया उम्मीदवार नियुक्त किया गया है। अगली खबर की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा कर्मचारियों की मांगों से जुड़े अभ्यावेदनों पर उचित समय के भीतर विचार न करने पर गहरी चिंता प्रकट की है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लापरवाह विभागाध्यक्षों या संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर फैसला न लेने से अदालत पर बेवजह व अवांछनीय दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने उच्च वेतनमान की मांग से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि जब एक बार किसी कर्मचारी की सेवाओं से जुड़े मुद्दे पर अदालत का फैसला अंतिम हो चुका है तो कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि उसी मुद्दे पर पीड़ित कर्मचारी के अभ्यावेदन पर उचित समय के भीतर विचार किया जाए और फैसला लिया जाए। विभागों से उम्मीद की जाती है कि वो उस अभ्यावेदन को अनिश्चित काल तक ना दबाए रखें, जिससे कर्मचारी को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय में आने के लिए बाध्य होना पड़े। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यही राज्य की मुकदमेबाजी नीति का भी आशय और उद्देश्य है। लगातार महीनों तक अभ्यावेदन पर निर्णय न लेने से न केवल मुकदमेबाजी में अनावश्यक वृद्धि होगी, बल्कि अनुत्पादक सरकारी मुकदमेबाजी पर न्यायालय के दायित्व में भी अन्यथा परिहार्य वृद्धि की जाएगी। अगली खबर की बात करें। हाईकोर्ट में सरकार की साल 2013 की स्थानांतरण नीति के तहत 60% विकलांगता को चुनौती दी गई है। पिछले कल सरकार ने मामले में जवाब दायर कर दिया। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। याचिका में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति उन कर्मचारियों के लिए है जो 40% या फिर उससे अधिक की विकलांगता रखते हैं, जबकि पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट के तहत विकलांगता 40% है और प्रदेश की नीति के तहत 60 की गई है, जो कि अधिनियम के खिलाफ है। याचिकाकर्ता जो कि 40% से अधिक विकलांगता की श्रेणी में है को दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने उनके स्थानांतरण पर अंतिम रोक लगा रखी है और अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पर अपना जवाब दायर करने को कहा था। अदालत ने अपने कई आदेशों में सरकार को निर्देश दिए हैं कि 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को दुर्गम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक मोबाइल फोन पर पूरी तरह से बैन रहेगा। समग्र शिक्षा विभाग इस बाबत सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि स्कूलों में छोटे बच्चों पर मोबाइल का बिल्कुल भी प्रभाव न पड़े। दरअसल समग्र शिक्षा विभाग की माने तो एक सर्वे में ये सामने आया है कि छोटे बच्चों पर भी मोबाइल का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके मानसिक विकास में बाधाएं तो आ रही है, लेकिन उनकी आंखें और याददाश्त तक कम हो रही है। यही वजह कि अब समग्र शिक्षा विभाग मोबाइल के हो रहे दुष्प्रभाव को लेकर सरकार से सख्ती करने की मंजूरी लेगा। उसके बाद पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। वहीं स्कूलों में होने वाली ऑनलाइन स्टडी कार्यक्रमों से भी प्राइमरी कक्षा के 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को हिमाचल में दूर रखा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब भवन निर्माण के लिए जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चर डिजाइन की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। शिमला, कुल्लू, धर्मशाला, ऊना, किन्नौर, मंडी, सोलन, ऊना, नाहन और चंबा शहर में डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें स्ट्रक्चर डिजाइन और इंजीनियर की रिपोर्ट होना जरूरी है। सरकारी भवनों में ये रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और इसी के तहत भवनों का निर्माण किया जा रहा है और अब शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना को सिरे चढ़ाया जा रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते सरकारी और निजी भवनों को नुकसान हो रहा है। सचिवालय में केंद्रीय टीम और हिमाचल अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई। अगली खबर की बात करते हैं। धर्मशाला स्थित प्रदेश के एकमात्र राज्य स्तरीय शहीद स्मारक पर आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। इस दौरान सेना, प्रशासन और आम जनता ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की।
अगली खबर की बात करते हैं। थल सेना में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी अग्निवीर, टेक्निकल स्टोर कीपर, क्लर्क और ट्रेड्समैन इत्यादि के पदों पर भर्ती के लिए 30 जून से 10 जुलाई तक हुई जिला हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवाओं की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार इस परीक्षा का परिणाम सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमीरपुर जिला के एक निजी अस्पताल में प्रसूता लता देवी की उपचार के दौरान आज मौत हो गई है। लता देवी की मौत पर परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हालत तनावपूर्ण होने पर एसएचओ सदर सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और मामले पर शांत करवाने का प्रयास किया। 9 माह की गर्भवती लता देवी को सुबह पेट में दर्द हुआ और इसे चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने जब महिला को चेक किया तो गर्भ में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट कम होती जा रही थी। चिकित्सकों ने महिला के ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि बच्चे का जन्म हो गया है। महिला की मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया। अगली खबर की बात करते हैं। कांगड़ा जिला के डलियारा स्थित कुख्यात खूनी मोड़ पर आज सुबह लंगर सेवा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक श्रद्धालु बलदेव सिंह की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक में कुल 85 श्रद्धालु सवार थे, जो हरियाणा के सिरसा जिले के ओड़ा क्षेत्र से माता ज्वालामुखी में लंगर लगाने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बलदेव सिंह ने घबराहट में ट्रक से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शिमला जिला के ढियोग में एक एचआरटीसी बस चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कंडक्टर ने आरोप लगाया है कि सवारी ने ड्राइवर सीट से बस में घुसकर ड्राइवर पर हमला किया। बस के परिचालक सनी कुमार ने ठियोग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता सनी कुमार ने पुलिस को बताया कि जब ठियोग के चियोग में चालक अजय कुमार ने सवारियों को उतारने के लिए बस रोकी, तभी एक सवारी ने ड्राइवर साइड से बस में प्रवेश किया और आरोपी सवारी ने बिना किसी उकसावे के चालक को गले से पकड़ लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। अगली खबर की बात करें। शिमला जिला के रोहड़ू में आज सुबह बडियारा पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पब्बर नदी में गिर गई। कार में 2 लोग हितेंद्र और संजीव कुमार सवार थे। इनमें से हितेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। हितेंद्र की हालत नाजुक देखते हुए उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। मंडी में बाखड़ा ब्यास सतलुज प्रबंधन बोर्ड की नहर में 2 युवक बहर गए। घटना बीती देर रात की है। 3 दोस्त पार्टी मनाने बग्गी गए हुए थे। बग्गी चौक से आगे तीनों दोस्तों ने नहर किनारे जश्न मनाया। बताया ये जा रहा है कि जश्न मनाने के बाद तीनों दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे तो अचानक एक युवक नहर में उतर गया और पांव फिसलने से वो डूबने लगा। उसे बचाने के लिए दूसरा दोस्त भी नहर में कूद गया। देखते ही देखते दोनों युवक नहर में समा गए। दोस्तों को नहर में डूबता देख तीसरा दोस्त घबरा गया और उसकी सूचना पुलिस को दे दी। प्रारंभिक जांच में सूचना देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा घटना की सच्चाई क्या है, पुलिस युवक से इसे लेकर पूछताछ कर रही है। नहर में डूबने वाले युवकों में बिलासपुर का आशीष गौतम और पुराना बाजार सुंदरनगर का सुधीर शामिल है। वहीं तीसरा युवक हरजीत लोहार पंचायत का रहने वाला है। अगली खबर की बात करें। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल से भारी बारिश की रफ्तार पकड़ने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हालांकि 2 दिनों के दौरान सिरमौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मगर केंद्र द्वारा 29 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में हैवी टू हैवी रेनफॉल होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर शेष जिलों में भी कई स्थानों पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल अपना ध्यान रखिए। मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।